तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं नीलकंठ मिश्रा जी से, जो क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नीलकंठ जी, इस वक्त भारतीय बाजारों में आपका अप्रोच क्या है? चूंकि आप मान रहे हैं कि एक लंबा टाइम करेक्शन हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब खाली तो बैठते नहीं आजकल लोग। कुछ ना कुछ करेंगे वाला हिसाब हमारा हम एटलीस्ट वो अवॉइड करते हैं। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ, आप मजाक में पूछ रहे हैं, बट कि तो केवल ट्रेड करना है इसलिए पोजीशन चेंज करके कोई फायदा नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, निफ्टी का एक लेवल है, राइट? 17-18 हजार, 16 से 18 हजार का रेंज लेके हम चल रहे हैं। हम एक साल से बोल रहे हैं, तो हमने लास्ट ईयर सितंबर से बोलना शुरू कर दिया था कि अब ये यहाँ से टाइम करेक्ट करेगा। तो एक साल हो गया है, मे बी एक साल और बचा है, राइट? सो बट उसके अंदर कोई निफ्टी तो खरीदता नहीं है, मतलब मेरे जैसे लोग छोड़ के, क्योंकि हमारे रिस्ट्रिक्शन है, तो हम खाली निफ्टी ईटीएफ ही खरीद सकते हैं। बट अगर ज्यादातर लोग तो जो इंडिया में हैं वो थोड़ा निफ्टी ईटीएफ खरीदेंगे, वो तो स्टॉक खरीदते हैं। तो अगर आप सेक्टर प्रेफरेंसेस देखें तो हम डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई अगर रियल एस्टेट मार्केट इंप्रूव कर रही है तो सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हमारे हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ बहुत साल से कमजोर रही है, क्रेडिट रिस्क बिल्डअप होने में टाइम लगता है, तो अभी 1-2 साल बैंक्स की अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी। कुछ एनबीएफसीज भी हैं जो अच्छा कर सकती हैं। बाकी हम वो कहते हैं ना, वो जो तूफान आने वाला है तो बस बंकर में छुप जाओ, तो फिर बाकी हम वैसे वैसे स्टॉक्स लेके बैठे हैं जैसे डोमेस्टिक फार्मा, क्योंकि अब लोग दवा तो खाएंगे ही, और बाहर न खाएं देश में तो खाएंगे ही, क्योंकि यहाँ तो हमारी इकोनॉमी चल ठीक ही चल रही है। स्टेपल्स अब थोड़े महंगे हो गए, जब हमने खरीदना शुरू, मतलब हमने रेकमेंड किया था करीब 8-9 महीने पहले, तो काफी, मतलब अपने हिस्ट्री के कंपैरिजन थोड़े सस्ते थे, अब बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ी अर्निंग्स रेजिलियंस रहेगी वहाँ। तो इन सब सेक्टर्स को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। हम मेटल्स में जीरो वेट हैं। हमें लगता है कि आईटी सर्विसेज में डिमांड वीकनेस अभी आनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 3.5% है, यूएस की इकोनॉमी तो अभी भी हॉट है। तो अगर आपका प्राइमरी एक्सपोजर वही है तो आपका बिजनेस फंडामेंटल तो वही रहेगा ना, मतलब अभी तो कमजोर होना शुरू नहीं हुआ है। बट जो फेड का इंटेंशन है वो तो यही है कि इकोनॉमी को स्लो करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन गिराना है। तो वो कभी ना कभी तो बिजनेस स्लो होगा, तो जब वो स्लो होगा, जब वो प्राइसिंग होने लगेगा, तब हम आईटी सर्विसेज भी कंस्ट्रक्टिव होंगे, बट अभी हम लोग अंडरवेट है। सेक्टर्स है, लेकिन एक सेक्टर जिसपे बहुत लोगों को ध्यान है वो है रियल एस्टेट, और इसमें बहुत तेज़ी है। और इसको प्ले करने के कई तरीके भी हो सकते हैं कि आप हाउसिंग फाइनेंस के थ्रू, होम इम्प्रूवमेंट के थ्रू, या डायरेक्ट रियल एस्टेट भी ले सकते हैं। लेकिन एक समस्या है इसमें सर, समस्या ये है कि कोई पैन इंडिया प्लेयर है नहीं जेन्युइनली, ज़्यादातर रीजनल प्लेयर्स हैं। तो अगर रियल एस्टेट प्ले करना है तो फिर चुनाव कैसे किया जाए, स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाए? नहीं, यही बड़ी समस्या होती है कि जब आप मैक्रो रिसर्च कर लें, आपको लगे कि भाई ये तो चलने वाला है, लेकिन अब स्टॉक क्या खरीदें। तो और ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ भी बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपने सेक्टर तो सही पकड़ लिया, बट उस सेक्टर में गलत स्टॉक्स पकड़ लिए। तो तो ये समस्या है। इसका कोई आसान समाधान नहीं है। हमारा ये मानना है कि आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि ये जो इंडिया की रियल एस्टेट कंपनीज हैं वो बहुत माइक्रो मार्केट वाली कंपनीज है। कोई कंपनी हैदराबाद में है, कोई कंपनी बैंगलोर में है। बैंगलोर में वो थोड़े लो एंड या छोटे घर बनाती है। एक है जो बम्बई में बहुत लग्जरी अपार्टमेंट बनाते हैं, नहीं तो बहुत अलग अलग तरह के हैं। तो इस अगर रियल एस्टेट कंपनी में ही पैसा लगाना है तो आप उस उसका जो कैचमेंट एरिया है और उसका जो लैंड बैंक है और उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है कि वो घर बना पाएंगे कि नहीं। अरे भाई, आपके पास जमीन है, उस जगह में डिमांड भी होगी, बट आप बाकी लोग 3 साल में टावर खड़ा करते हैं, आपको 4 साल लगने वाले हैं, तो फिर तो आपको पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि तब तक में साइकिल फिर खत्म हो चुकी होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में आपको वो माइक्रो मार्केट, तो मैक्रो से उठ के आपको माइक्रो में जाके कि भाई इस XYZ एरिया, इस शहर में या इसका लैंड बैंक है, वहां पे क्या होने वाला है। बिकॉज फाइनली आप देखें, बड़ी से बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का भी वो क्वार्टरली डिस्क्लोजर में वो 5-6 प्रोजेक्ट्स में ही उनके घर बिक रहे होते हैं।
तो आपको उन पे कॉल लेना है, क्योंकि अगर आप 1-2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसमें देखना है कि उनके लैंड बैंक में कहाँ ग्रोथ है। बट हमारा प्रेफरेंस जनरली होता है मैक्रो पे करना, कि उसमें आप मॉर्गेज फाइनेंशियल, जैसे आपने भी कहा, आप सीमेंट देख लें, आप टाइल्स देख लें, आप बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स देख लें, और 1-2 साल बाद फिर वो जो फिनिशिंग होती है घर की, वो केबल लगते हैं, पंखे लगते हैं, तो वो सब फिर वो लगना शुरू होता है। और सीमेंट वेमेंट में एक फायदा ये भी है, इसी हम लोग थोड़ा सा ना खुद के लिव्ड एक्सपीरियंस के कारण हम थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हम सब बड़े शहरों में रहते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया जो है टावर्स में रहती है, जो टावर्स में नहीं रहती है। एक्चुअली इंडिया में 0.7% ऑफ हाउसेज वो ऐसे बिल्डिंग्स में है जहाँ पे 10 स्टोरी से ज्यादा फ्लोर्स हैं। 0.7%। तो इसलिए ज्यादातर घर जो हैं वो सेल्फ मेड, लोकल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या खुद से ही मिस्त्री बुलाया और बैठ गए। तो वैसे में आपका रियल एस्टेट डेवलपर को कम फायदा होता है, आपको मतलब सीमेंट और टाइल्स और बाकी होम इम्प्रूवमेंट, पेंट्स वगैरह का फायदा होता है। तो इसको थोड़ा बिग पिक्चर से देखें तो मुझे लगता है ज्यादा आइडियाज निकल पाएंगे। तो अगर रियल एस्टेट की थीम आपको प्ले करनी है तो आपको या तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर हो जिसके पास एक्सक्यूशन और लैंड बैंक हो, या फिर आप प्रॉक्सी जो इसके एंसिलरीज हैं, होम फाइनेंस, होम इम्प्रूवमेंट, सीमेंट, इन जैसी कंपनीज पे ध्यान दे सकते हैं। नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपावली की ढेरों सारे शुभकामनाएं आपको।